हाँ जी, जय हिंद भाई सभी को। सो आई एम यादव, वेलकम यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ऑफिसर्स अड्डा। सो आज की जो चर्चा रहेगी वो रहेगी नक्सलिज्म पे, ठीक है। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। नक्सलिज्म होता क्या है, ठीक है। हिस्टोरिकल पढ़ेंगे, वे फॉरवर्ड पढ़ेंगे, कंक्लूजन पढ़ेंगे, हर एक चीज़ वी विल डिस्कस, ठीक है। तो सबसे पहले एक बेसिक क्वेश्चन है कि नक्सलिज्म है क्या, ठीक है। नक्सलिज्म बोलो या LWE बोलो, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, ठीक है। ये एक वोयलेंट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है, ठीक है, जो किसने, माओ जेडोंग। माओ जेडोंग की जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, किसकी, उनकी कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी थी, उससे इंस्पायर्ड है ये, ठीक है जी। और इनका ऑब्जेक्टिव सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि भाई हम सिर्फ और सिर्फ प्रोटेस्ट करें, ठीक है, बल्कि आर्म्ड रिवॉल्यूशन के थ्रू जो एग्जिस्टिंग डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उस टाइम की, ठीक है, उसको हटाकर जो कम्युनिस्ट स्टेट है ना, उसको एस्टेब्लिश करो। क्लियर हुई चीज़ें, ठीक है। ये लोग मानते हैं कि भाई डेमोक्रेसी, कॉन्स्टिट्यूशन और इलेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ मतलब गरीब और ट्राइबल लोगों को जस्टिस नहीं दे पाए अभी तक, ठीक है। और इसलिए इसके दम पर अब सिस्टम को बदलना क्या है भाई, बहुत ज़रूरी है। और इसी वजह से नक्सलिज्म को इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंज में से एक माना गया है, ये भी आपको पता है। और जो हमारे फॉर्मर PM थे मनमोहन सिंह, ठीक है जी, कौन, फॉर्मर PM मनमोहन सिंह, ठीक है। उन्होंने एक अच्छी स्टेटमेंट पास की थी, वो क्या थी भाई, वो ये थी, द सिंगल बिगेस्ट इंटरनल सिक्योरिटी थ्रेट। किसकी स्टेटमेंट थी भाई, PM मनमोहन सिंह की। क्लियर हुई चीजें। अब आप बताओ कि भाई ओरिजिन कहाँ से हुआ नक्सलिज्म का, ठीक है जी। ओरिजिन था वो कहाँ से हुआ था, तो देखो नक्सलिज्म की शुरुआत हुई वो 1967 में वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट के जो नक्सलवाड़ी विलेज है वहां से हुई है भाई, ठीक है। और इस विलेज के नाम पे मूवमेंट रखा, जो मूवमेंट का नाम था उसका, फिर यहाँ से भाई नक्सलिज्म नाम पड़ गया। क्लियर हुई मेरे भाई, ठीक है। और इस मूवमेंट के मेन लीडर्स थे, वो कौन थे भाई, चारू मजूमदार, ठीक है, कानू सान्याल और JAN जंगल संथाल, ये इनके मेन लीडर्स थे। मतलब ये लोग लैंडलेस फार्मर्स, ठीक है, और जो ट्राइबल कम्युनिटीज थी उनको ऑर्गेनाइज कर रहे थे। चीजें समझ में आई, ठीक है। उनका मानना था कि लैंडलॉर्ड्स और गवर्नमेंट दोनों मिलकर पुअर लोगों का जो एक्सप्लॉइटेशन है ना वो कर रहे हैं, समझ में आई। इसलिए यहाँ से किसकी शुरुआत हो जाती है भाई, वोइलेंट रेवोल्यूशन की, समझे, ठीक है। मतलब ये मानते हैं कि भाई वोइलेंट रिवॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है। अब बात करते हैं आइडियोलॉजी, आइडियोलॉजी ऑफ नक्सलिज्म। तो देखो जो नक्सलवाद लोग थे, ठीक है, वो सबको पता है कि भाई किसकी आइडियोलॉजी फॉलो करेंगे, माओ जेडोंग, ठीक है जी। इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग पॉलिटिकल जो पावर है, ठीक है, वो किससे नहीं आती मेरे भाई, इलेक्शन से नहीं आती वो, इस आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कहाँ से आती है पावर, पावर कम्स फ्रॉम आर्म्ड स्ट्रगल, ठीक है जी। पावर कम्स फ्रॉम आर्म्ड स्ट्रगल, मतलब माओ का जो फेमस कोट था वो ये था कि भाई पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट
ऑफ द बैरल ऑफ अ गन, मतलब इंडिया इसका अपोजिट फिलोसफी फॉलो करता था। ठीक है, यहाँ तक की चीजें क्लियर हुई, बिकॉज इंडिया के बारे में भी चर्चा करनी पड़ेगी। ठीक है, और जो इंडिया था वो इसकी टोटली अपोजिट आइडियोलॉजी फॉलो करता था। ठीक है, इसमें डॉक्टर MS स्वामीनाथन ने कहा कि पावर फ्लोज फ्रॉम डेवलपमेंट। ठीक है, यानी डेवलपमेंट, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट से पीस आता है, वोयलेंस से नहीं। ठीक है, मतलब जो यानी डेवलपमेंट हो गया, आपकी एजुकेशन हो गई और एम्प्लॉयमेंट हो गई, इनसे भाई शांति आती है, इनसे वोयलेंस नहीं आता। समझे? अब आप देखो इसमें कि ऐसा, मतलब इस आइडियोलॉजी के लोगों ने ऐसा क्या अचीव कर लिया। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2024 तक सिचुएशन काफ़ी इम्प्रूव हुई है। ठीक है, गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 2024 तक जो इंसिडेंट्स में लगभग 81% का भाई रिडक्शन आया है। ठीक है, और जो डेथ थी उसमें 85% तक डिक्रीमेंट आया है। ठीक है, जो अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स थे वो 126 से घटकर सिर्फ कितने हो गए, 38 रह गए। ठीक है, और सबसे सीवरली अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स जो थे वो 35 थे, वो सिर्फ और सिर्फ एट प्रेजेंट 6 रह गए। ये बताता है कि गवर्नमेंट की सिक्योरिटी और डेवलपमेंट पॉलिसीज का इम्पैक्ट ग्राउंड पर भी दिख रहा है। चीजें क्लियर हुई भाई यहाँ से आपकी? ठीक है, ओके। अब बात करते हैं कि अब गवर्नमेंट का टारगेट क्या है। ठीक है, गवर्नमेंट का टारगेट क्या है? तो देखो, यूनियन मिनिस्टर हैं जो आपके अमित शाह। ठीक है, उनका टारगेट ये है कि 2026 तक इंडिया को नक्सल फ्री बनाओ। ठीक है जी, ये सिर्फ मिलिट्री ऑपरेशन से तो भाई पॉसिबल है नहीं। ठीक है, खाली मिलिट्री ऑपरेशन ऑपरेशन से पॉलिसी नहीं पॉसिबल नहीं है, तो इसमें सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट प्लस आपकी गवर्नेंस। ठीक है, तीनों को एक साथ मिलके चलना पड़ेगा, तभी ये भाई अचीव किया जा सकता है। क्लियर हुआ? और जो 2025 था उसको अकॉर्डिंग टू मी यार, उसको एलिमिनेशन ईयर बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? एलिमिनेशन ईयर। वो कैसे? ये मैं मानता हूं भाई, ठीक है, कि भाई 2025 को एलिमिनेशन ईयर हम बोल सकते हैं। समझे? तो देखो, और इसको देखो, मैं मानता हूँ वो चीज़ तुम छोड़ो यार। ठीक है, मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं ये चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ, बिकॉज गवर्नमेंट ये कह रही है कि 2025 है, एलिमिनेशन ईयर है। कैसे? कि देखो, सिर्फ जो फर्स्ट 7 मंथ्स में 2025 जो माओइस्ट थे, जो मतलब इस आइडियोलॉजी के लोग थे, वो एलिमिनेट हुए। ठीक है, ये जो काउंटर ये इंसर्जेंसी है, हिस्ट्री का फास्टेस्ट पेस माना जाता है। ये भी याद रखो, काउंटर इंसर्जेंसी फास्टेस्ट पेस। ठीक है, और इस लीडरशिप का जो स्ट्रक्चर है वो वीक हुआ है, वीकेंड से। ठीक है, और ऑर्गेनाइजेशन का कमांड सिस्टम है वो इजीली आप ये पॉइंट बना सकते हो कि भाई अब कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है भाई फिर नक्सलिज्म की। ठीक है, इतनी देर से हमको ये चीज़ बता रहे हैं, हमको इतना बता डेफिनेशन क्या है नक्सलिज्म की। ठीक है, तो पहली चीज़ तो ये, एग्जाम में डायरेक्ट डेफिनेशन तो आपसे पूछने से रहा। ठीक है, एग्जाम्स इन दी सेंस आप यार किसी टॉपिक पे बोलते हो तो डायरेक्ट ये थोड़ी कि यार नक्सलिज्म ये होता है, यार पहले उसका ओवरव्यू देना जरूरी है। ठीक है, तो नक्सलिज्म एक क्या है? सो देखो, नक्सलिज्म एक फार लेफ्ट एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट है। आई एम सेइंग इट्स अ फार लेफ्ट extremist movement. And why this I am saying? Because आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू इंडियन स्टेट को ओवरथ्रो करना चाहता है। ठीक है, और जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो एस्टेब्लिश करना चाहते हैं।
ठीक है। और ये मूवमेंट मेनली यार जो आपके ट्राइबल बेल्ट्स हैं, ठीक है, ठीक है जी, फॉरेस्ट एरियाज हैं, ठीक है जी, और अंडर डेवलप्ड जो रीजन्स है, मतलब जो भाई उनको नीड है कि हमको यार कुछ थोड़ा बहुत सहारा मिल जाए, उन रीजन्स में यार ये ज़्यादा प्रभावी है। ठीक है। अब आप पूछोगे भाई ट्राइबल एरियाज, ठीक है, आप अगर ये यूपीएससी सीएससी एस्पिरेंट्स हो तो आपको ये चीज़ थोड़ी और फोकस करनी चाहिए इसमें। क्या कि देखो, जो नक्सलाइट्स हैं, ठीक है, सिटीज़ में कम और ट्राइबल में ज़्यादा एक्टिव क्यों होते हैं भाई? रीज़न सिंपल है, ट्राइबल एरियाज़ में जो गवर्नमेंट की प्रेजेंस है कम है, आपको पता है, रोड्स हैं कम है, आपको पता है, एजुकेशन है वो लो है, ये भी आपको पता है, और हेल्थ केयर है वो भी कम है, आपको पता है, और ये ज़्यादा से ज़्यादा भाई फॉरेस्ट से कवर है, ये भी आपको पता है। तो यार जब बेसिक फैसिलिटी है भाई, एक अच्छी गवर्नमेंट होना, रोड्स होना, एजुकेशन अच्छा होना, हेल्थ केयर अच्छा होना, ठीक है, और इसी वैक्यूम का फ़ायदा उठाकर जो नक्सलवादी लोग हैं उनको अपना भाई, इस जगह को अपना क्या बना लेते हैं, बेस बना लेते हैं। अब देखो कैजुअलिटीज़ की बात करें यार, 2004 से, ठीक है, 2004 से मार्च 2025 तक लगभग 8895, ठीक है, अप्रोक्स, ये वोइलेंस में मारे गए। अब देखोगे यार एंड में इनका ऐसा तो कोई बड़ा अचीवमेंट भी नहीं है, ठीक है, बट स्टिल, और इसमें सिक्योरिटी पर्सनल हो गए, सिविलियंस हो गए, नक्सल कैडर्स हो गए, मतलब सब शामिल हैं, ओवरऑल आई एम सेइंग, ठीक है। और सबसे ज़्यादा नुकसान ट्राइबल कम्युनिटीज़ को ही हुआ एट द एंड। क्लियर हुआ भाई? बताओ, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं? ठीक है। और यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि भाई जिन लोगों के नाम पर मूवमेंट चलाया गया, ठीक है, मतलब जिनका नाम यूज करके मूवमेंट चला रहे थे, सबसे ज़्यादा दो जो सफरिंग थी, ठीक है, सबसे ज़्यादा सफरिंग थी वो भी उन्हीं को ही हुई। ठीक है जी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं क्राइम टेरर नेक्सस। नक्सलिज्म सिर्फ एक आइडियोलॉजी तो नहीं है। क्लियर हुआ? ये पैरेलल क्रिमिनल इकोनॉमी भी भाई क्रिएट करता है हर साल भाई। एक्सटोर्शन हो गया, लिखो, एक्सटोर्शन हो गया, ठीक है, इलीगल माइनिंग जैसे, ठीक है, लेवी कलेक्शन हो गया, ठीक है, और जो इलीगल टैक्सेशन है, इलीगल इलीगल टैक्सेशन, मतलब ये सब के थ्रू हजारों करोड़ रुपए भाई कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, और इसी पैसे से फिर क्या आता है भाई? वेपन्स, ठीक है, उनकी ट्रेनिंग होती है, जो उनकी कम्युनिकेशन है वो और क्या होती है मेरे दोस्त, और स्ट्रॉन्ग होती है, ठीक है। और हाँ, इनसे भी पहले जो इस पैसों का यूज इसमें किया जाता है भाई, रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, और इसलिए फाइनेंशियल नेटवर्क थोड़ा भी सिक्योरिटी ऑपरेशंस जितना ही इम्पोर्टेंट है। आई एम सेइंग कि भाई अगर आप फाइनेंशियल नेटवर्क को तोड़ दोगे, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक लेवल पर कम हो जाएंगी। समझे बात को? जितना सिक्योरिटी ऑपरेशंस को कम करना ज़रूरी है, उतना ही फाइनेंशियल जो इनका सपोर्ट है उसको भी तोड़ना ज़रूरी है। सिंपल सा समझो, ठीक है। अब आ जाता है फॉरेन लिंक, ठीक है, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, ठीक है जी, सिक्योरिटी एजेंसी है, उनके अकॉर्डिंग कुछ जो माओइस्ट ग्रुप हैं, माओइस्ट ग्रुप्स हैं, उनको फॉरेन आइडियोलॉजिकल और फाइनेंस सपोर्ट मिलने की भी भाई यहाँ पे वी कैन से खबर मिली है, ठीक है। पर्टिकुलरली अगर बात करें तो चाइनीज माओइस्ट आइडियोलॉजी, ठीक है, इसका भाई इम्पैक्ट है या वी कैन से इन्फ्लुएंस है, ये हिस्टोरिकली क्लियरली सीन है, मतलब हिस्टोरिकली इसका इन्फ्लुएंस काफ़ी देखा गया, लेकिन डायरेक्ट चाइनीज गवर्नमेंट
इन्वॉल्वमेंट का जो भाई कोई सॉलिड प्रूफ है वो हमारे पास अवेलेबल नहीं है। ठीक है, समझे बात को? अगर एग्ज़ाम में लिखते हो तो भाई, ठीक है, सीएपीएफ जैसे एग्ज़ाम में तो एक बैलेंस्ड चीज़ लिखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है भाई रेड कॉरिडोर। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता होता नहीं है कि रेड कॉरिडोर क्या है, बस नाम लेना जानते हैं। तो मैं बता देता हूँ, सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है रेड कॉरिडोर क्या है। रेड कॉरिडोर उन फॉरेस्ट रीजन्स को बोला जाता था जहाँ नक्सल इन्फ्लुएंस कंटिन्यूअसली स्प्रेड था। क्लियर हुआ? ये कॉरिडोर नेपाल बॉर्डर, सेंट्रल इंडिया के, मतलब इसमें भी कैन से फॉरेस्ट्स, ठीक है, सेंट्रल इंडिया के जो फॉरेस्ट थे वो, और साउथ इंडिया, यहाँ तक मतलब इसका एक्सटेंशन था। ठीक है, अर्लियर इसे क्या बोला जाता था? पशुपति नेपाल टू तिरुपति इंडिया कॉरिडोर। क्लियर हुई चीज़ें? प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें तो यार इसमें प्रेजेंट सिचुएशन क्या है? ठीक है यार, प्रेजेंट सिचुएशन देखो, गवर्नमेंट ऑपरेशंस के बाद भी रेड कॉरिडोर ड्रामेटिकली सिंक हुआ है सिर्फ। ठीक है, रेड कॉरिडोर है वो सिर्फ वन लाइनर अगर बात किया तो ड्रामेटिकली श्रिंक हुआ है। ठीक है, अब सिर्फ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में ही जो इनका सीरियस इन्फ्लुएंस है वो बचा है। जो मेन स्टेट्स हैं, जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है छत्तीसगढ़। ठीक है, और इसमें से भी सुकमा, नारायणपुर, कानकेर, ठीक है, और वी कैन से झारखंड। ठीक है, और इसमें आप महाराष्ट्र भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, गढ़चिरौली भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, और इसमें आप, हाँ ये सारे हैं भाई इसमें। क्लियर है? मतलब प्रेजेंट में यही करंट कोर ऑपरेशनल जो एरिया है, ऑपरेशनल एरियाज वो ये हैं। ठीक है, अब आप पूछोगे कि रेड कॉरिडोर एग्जिस्ट क्यों करता है, ये बता। ठीक है, बिकॉज क्वेश्चन तो करोगे। तो ये एरियाज कॉमन कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं। ठीक है, जैसे डेंस फॉरेस्ट्स हो गए आपके, हर एक चीज़ को मैं क्लियरली एक्सप्लेन करूंगा भाई। ठीक है, डिफ़िकल्ट टेरेन, पुअर कनेक्टिविटी वो आपको पता है। ठीक है, और मिनरल रिसोर्सेज। ठीक है जी, नेक्स्ट वीक गवर्नेंस। क्लियर हुआ? इसी कॉम्बिनेशन की वजह से नक्सल मूवमेंट यहाँ पर भाई सर्वाइव कर पाया है। ठीक है, अब अगर इसकी इन एरियाज में 60 to 80% डेंस फॉरेस्ट होते हैं। ठीक है, पॉपुलेशन का मेजर हिस्सा ट्राइबल कम्युनिटीज ही होती है। और यहाँ पे भाई आयरन ओर हो गया, ठीक है दोस्त, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया। ठीक है, ये मतलब वैल्यूएबल जो मिनरल्स हैं वो यहाँ पे भाई एक्सेसिबल है, मिलते हैं यहाँ पे। क्लियर हुई चीज़ें? ठीक है जी, ओके। अब हमने एक बेसिक ओवरव्यू भाई तुमको दे दिया मैंने। अब बात करते हैं कि भाई फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नक्सलिज्म, और हमको उससे ऐसा खतरा क्या है। ठीक है, अब देखो नक्सलिज्म का रूट कोज क्या है। ठीक है, अगर आपसे पूछें नक्सलिज्म का रूट कोज क्या है, तो भाई सिर्फ ये बोलना कि गरीबी है। अगर आप ये बोलते हो कि सिर्फ गरीबी है, ठीक है, ये जो पुअर पीपल है वो ही इसका एक फैक्टर है, तो ये अकॉर्डिंग टू मी टोटली गलत है। बिकॉज रियलिटी ये है कि यार नक्सलिज्म एक सिंगल रीजन से नहीं है, बल्कि भाई इसका सोशियो इकोनॉमिक, ठीक है, इसमें भाई आपका पॉलिटिकल, ठीक है, इसमें आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर्स,
सब है यार, इन सारे कॉम्बिनेशन से जाके भाई इसका बर्थ हुआ है। समझे बात को? एक बात याद रखना यार, एक अच्छी प्रोवर्ब है, मैं बता रहा हूँ, नक्सलिज्म इज नॉट द डिजीज, इट इज द सिम्टम। द रियल डिजीज इज पुअर गवर्नेंस एंड सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन। ठीक है जी। इसी माइंडसेट के साथ अब एक एक फैक्टर को भाई समझो, ठीक है, नोट कर लेना ये। क्लियर है? ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट डेफिसिट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले और सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंट रीज़न है वो यही है, गवर्नमेंट डेफिसिट। मतलब गवर्नेंस का मतलब होता है कि भाई गवर्नमेंट की सर्विसेज है वो आम आदमी तक कितनी इफेक्टिवली पहुंच रही है। ठीक है, अब सोचो यार, एक ट्राइबल विलेज है, ठीक है यार, ना उसमें आपके रोड्स हैं, ठीक है, ना आपके हॉस्पिटल हैं, ठीक है, ना यार स्कूल्स हैं, कुछ भी तो नहीं है। पुलिस स्टेशंस भी भाई आपके 50 से 60 किलोमीटर दूर है, तो क्या फ़ायदा है यार ऐसी गवर्नमेंट का? ये वो कलेक्टर है, एसडीएम है, कभी विलेज में आता नहीं है। गवर्नमेंट स्कीम्स का जो पैसा है वो बीच में ही भाई लोग खा रहे हैं। समझे बात को? तो यार उस गांव के लोगों के लिए गवर्नमेंट का एग्जिस्टेंस जो प्रैक्टिकली है वो होता ही नहीं है। वो विलेजर्स बोलते हैं देखो भाई सरकार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करती, और अब हम अपने हक की लड़ाई खुद लड़ेंगे। इसलिए जो एक्सपर्ट्स हैं इस चीज के लिए क्या बोलते हैं, वेयर गवर्नमेंट एंड्स एक्सट्रीमिज्म बिगिंस। क्लियर है? अब नेक्स्ट फैक्टर आता है भाई पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक, पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, अब देखो दूसरा फैक्टर पॉवर्टी है, लेकिन सिर्फ गरीबी होना नक्सलिज्म का रीजन नहीं है। ठीक है, वो मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ। प्रॉब्लम तब बनती है जब गरीबी के साथ अपॉर्चुनिटीज भी ना हो यार। ठीक है, ठीक है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में जो मैंने आपको बताया, जो बीपीएल फैमिलीज हैं वो नेशनल एवरेज से भी ज़्यादा हैं। पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से 40 से 50% कम है। ठीक है, जो मेल न्यूट्रिशन है वो नेशनल एवरेज से काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, अब सोचो एक आदमी के पास जॉब नहीं है यार, इनकम नहीं है, बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही है, ऐसे में अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन उसे पैसा दे रही है, प्रोटेक्शन दे रही है, ऑफर करे ये सारी चीज़ें, तो यार रिक्रूटमेंट का चांस तो बढ़ ही गया ना यहाँ से। समझे बात को? और इसी वजह से नक्सलिज्म अनएम्प्लॉयड यूथ को इजिली फिर रिक्रूट कर लेते हैं। क्लियर हुई चीज़ें यहाँ से? ठीक है, अब आ जाता है कि यार जो सबसे फेवरेट इश्यू है, ठीक है, मैक्सिमम जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज हैं वो मैंने अभी बताया था भाई, मिनरल रिच हैं। ठीक है, आयरन ओर हो गया, कोल हो गया, बॉक्साइट हो गया, लेकिन एक आयरनी देखो इसमें, वो ये, जिस लैंड के नीचे इतनी वेल्थ है उसी लैंड के ऊपर रहने वाले ट्राइबल लोग सबसे ज्यादा गरीब हैं। ठीक है, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के नाम पर बार बार क्या हो रहा है, माइनिंग, इंडस्ट्रीज, डैम्स, यही सब हुआ। ठीक है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बाद प्रॉपर जो रिहेबिलिटेशन है वो नहीं हुआ मेरे भाई। ठीक है, जो कंपेंसेशन है, ठीक है, उसकी जगह भी मतलब कंपेंसेशन की भी कई जगह वीकेंड से जो प्रॉपरली एडुकेट होना था वो भी भाई नहीं हुआ। अब इसके चलते रिजल्ट्स क्या हुआ भाई, विलेजर्स को लगा कि हमारी जमीन चली गई, ठीक है, जंगल चला गया, लेकिन डेवलपमेंट का फायदा भाई हमको नहीं मिला। ठीक है, और इसी रिसेंटमेंट को जो नक्सलाइट्स हैं वो फिर क्या करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं। ठीक है, अब फिर एक एक्ट आ जाता है इसमें, PESA एक्ट और FRA। ये क्या है,
इसका समझो भाई, देखो, पेसा एक्ट 1996 या फिर फॉरन ये फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। 1996 या फिर फॉरेस्ट राइट्स एक्ट 2006, ठीक है। ये सारी चीजें हुई। अब ये जो पेस एक्ट है ये कहता है कि शेड्यूल्ड एरियाज में ग्राम सभा की कांस्टेंट इम्पोर्टेंट, मतलब ये रोल प्ले करेगी किसका, मतलब इसमें किसके ऊपर बात की, ग्राम सभा, ठीक है। फॉरेस्ट राइट्स एक्ट ट्राइबल को फॉरेस्ट लैंड पर क्या प्रोवाइड करता है, लीगल राइट्स प्रोवाइड करता है। प्रॉब्लम यहाँ पे समझो भाई लॉ में नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम है उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, ठीक है जी। कई जगह ग्राम सभा को इग्नोर किया गया, ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स थे, उनके जो क्लेम्स थे वो पेंडिंग रहे, और इसी इम्प्लीमेंटेशन गैप ने भाई लोगों के बीच एक डिससेटिस्फेक्शन इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब एक फ्रेज है जो एग्जाम में खूब आता है, वो है जल जंगल जमीन। अब इसकी कहानी समझो, ठीक है, वो क्या है, ये फ्रेज एग्जाम में मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइबल्स के लिए भाई। वाटर और ये फॉरेस्ट और लैंड सिर्फ ये भाई उनके लिए रिसोर्सेज नहीं है, ये उनकी भाई आइडेंटिटी है, ठीक है यार। ट्राइबल लोगों की एट दी एंड भाई पहचान ही यही है, ठीक है, जिससे वो ट्राइबल कहलाते हैं। समझाने के लिए अगर मैं आपको बोलूँ तो, ठीक है, समझे ना बात को। ये उनका भाई जो कल्चर हो गया, ठीक है, उनका लिवलीहुड हो गया, ठीक है जी, और वी कैन से उनका एग्जिस्टेंस है, ये सारा भाई उनका एक पार्ट है, ठीक है। जब इन तीनों पर भाई अगर थ्रेट आएगा, ठीक है, और इमोशनल रेसिस्टेंस भी भाई इससे आपको पता है डेवलप होता ही होता है, और इसी इमोशन को फिर जो नक्सल ग्रुप है वो फिर पीछे से भाई पॉलिटिकल सपोर्ट देकर उनका कंप्लीट भाई यूज करते हैं, ठीक है। अब मैंने डेवलपमेंट की बात की थी, तो यार डेवलपमेंट का मतलब, ठीक है, ठीक है भाई, डेवलपमेंट का मतलब सिर्फ जीडीपी नहीं होता, और ये लोग समझते हैं यार कि डेवलपमेंट का जो वो है मेन पर्पस वो सिर्फ जीडीपी इंक्रीज करना है, ठीक है भाई। ग्राउंड लेवल फैसिलिटीज भी डेवलपमेंट होती हैं, आपको पता है। अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स में प्रॉब्लम्स देखो, ठीक है, कई विलेजेस तक मतलब यार रोड तक नहीं है, समझे बात को, ठीक है, सही, समझे ना बात को यार। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है वहाँ पे, हेल्थ सेंटर्स नहीं है, डॉक्टर्स नहीं है, लिटरेसी तो मतलब नेशनल एवरेज से बहुत बहुत ही नीचे है। अब अगर यार बेसिक फैसिलिटीज ही नहीं है तो लोग नेचुरली गवर्नमेंट से डिसअपॉइंट तो होंगे, ठीक है। और जो एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है इसी डिसअपॉइंटमेंट का जो फायदा उठाते हैं फिर, ठीक है। अब इनका भाई जो कल्चरल अलाइनेशन है वो क्या है, ये फैक्टर्स मतलब मोस्ट ऑफ लोग मिस कर देते हैं कल्चरल। ये देखो, ट्राइबल सोसाइटी की अपनी आपको पता है एक लैंग्वेज है, ठीक है, अपना उनका भाई ट्रेडिशन है, ठीक है, अपना डिसीजन मेकिंग सिस्टम है, मतलब सब कुछ सेल्फ है। डिसीजन मेकिंग भाई के क्या है, सेल्फ है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। विलेजर्स को लगता है, और हाँ, इस पॉइंट से पहले ये देखो, कई बार जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं या आउटसाइड कॉन्ट्रैक्ट जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनकी जो कल्चर है भाई उसको एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करना चाहिए ना। वो यार रेस्पेक्ट तक नहीं करते हैं, ठीक है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट उनसे कंसल्ट किए बिना, ठीक है, कंसल्ट के लिए बिना ही भाई उनको डायरेक्ट क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट, ठीक है। रिजल्ट क्या है फिर, विलेजर्स को लगता है कि यार हमारी आइडेंटिटी को तो इम्पोर्टेंस ही नहीं दी जा रही, और इसी फीलिंग को फिर भाई अलाइनेशन बोलते हैं। क्लियर हुआ।
और अलाइनेशन एक्सट्रीमिज्म के लिए फर्टाइल ग्राउंड बन जाता है फिर यार। ये पॉइंट तुम समझो। अब देखो थ्रेट्स क्या क्या है। सबसे पहले तो यार उसका सिक्योरिटी थ्रेट देखो। सिक्योरिटी थ्रेट मतलब सबसे ऑब्वियस है भाई सिक्योरिटी थ्रेट। अब देखो नक्सलाइट्स हैं यार, आईईडी ब्लास्ट होता है, ठीक है, और लैंड माइंस है, ठीक है, एम्बुश लगा देते हैं, एम्बुश अटैक्स, ठीक है, पुलिस स्टेशन पर अटैक्स, सिक्योरिटी फोर्सेस पर सरप्राइजली अटैक्स करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव होता है कि भाई स्टेट की अथॉरिटी को चैलेंज करना, टू टू चैलेंज स्टेट अथॉरिटी। क्लियर है। और इसी वजह से सीआरपीएफ और स्टेट पुलिस को जंगल वारफेयर के लिए स्पेशली ट्रेन किया जाता है। यहाँ से ये पॉइंट क्लियर हो गया। ठीक है जी। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं। बड़ा टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझो ध्यान से। ठीक है, अब आ जाता है कि भाई गवर्नेंस थ्रेट। ठीक है, जहां नक्सल इन्फ्लुएंस स्ट्रॉन्ग होता है, क्या होता है, जहां तुम्हारा नक्सल इन्फ्लुएंस है वो क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है। वहां गवर्नमेंट ऑफिसर्स का जाना आपको पता है भाई डिफिकल्ट तो है ही है, तो ऑब्वियस है स्कूल बंद होंगे, ठीक है, हेल्थ सेंटर्स हैं फंक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, रोड प्रोजेक्ट्स अगर आते हैं तो बीच में रुक जाएंगे, ठीक है, और इलेक्शंस को जो इलेक्शन ऑफिशियल्स को तो ये क्या कहते हैं सिक्योरिटी के बिना, ठीक है, वहां पे बिना सिक्योरिटी के भाई तुम भेज नहीं सकते। और वीकेंड से यार वन लाइन इफेक्ट की बात करूँ, वो ये है कि डेमोक्रेसी की डिलीवरी है ना, वो रुक जाती है। ठीक है, अब आ जाता है आपका इकोनॉमिक थ्रेट। ठीक है, इकोनॉमिक थ्रेट मतलब इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है यार। माइनिंग प्रोजेक्ट्स अगर डिले हो रहे हैं तो ठीक है, इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट तक नहीं करती वहां पे। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के साथ साथ सिक्योरिटी पर भी भाई ह्यूज एक्सपेंडिचर करना पड़ता है, काफी इन्वेस्ट करना पड़ता है, ठीक है, खर्च भी करना पड़ता है। यानी फिर भाई इवेंचुअली ग्रोथ क्या हो जाती है वहां पे, स्लो हो जाती है। अब ह्यूमन राइट्स का भी तो इशू आएगा, ठीक है, मेन चीज तो यार वही है। समझे बात को, ह्यूमन राइट्स का क्या इशू है उसमें। ह्यूमन राइट्स का इशू ये है, सबसे पेनफुल इम्पैक्ट सिविलियंस पर पड़ता है इसका। लिखो लिखो अगर मैं यहाँ पे ह्यूमन राइट्स इश्यूज। क्लियर है। कई बार विलेजर्स को पुलिस इन्फॉर्मर बोलकर भाई मार देते हैं, ठीक है, जो वहां पे। और क्या देखा गया है, जो चाइल्ड रिक्रूटमेंट है वो भी वहां पे देखा गया है, और जो फोर्स्ड एक्सटोर्शन है वो वहां पे होता है, ठीक है। और अगर उसकी दूसरी साइड पे बात करें तो वो क्या है, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के मिड में, सिक्योरिटी ऑपरेशंस के दौरान भी ह्यूमन राइट जो ये कंसर्न्स है वो भाई इंक्रीजिंगली उठते रहते हैं। और इसीलिए गवर्नमेंट को सिक्योरिटी और ह्यूमन राइट्स के बीच बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। क्लियर हुई चीजें। अब आ जाता है मेरे दोस्त अर्बन नक्सलिज्म। अर्बन नक्सलिज्म क्या है यार, देखो ये रिलेटिवली नया कंसेप्ट है, आई एग्री, बट समझना बहुत जरूरी है। पहले मूवमेंट जंगल्स तक लिमिटेड था, और अब ये है कि कुछ ओवरग्राउंड नेटवर्क सिटीज में उनकी आइडियोलॉजी हो गई, फंडिंग हो गई, लीगल सपोर्ट हो गई, और मतलब ये सारे काम अब भाई सिटीज में भी कहीं ना कहीं देखे गए हैं। यहीं से फिर ये जो टर्म है ये अर्बन नक्सलिज्म आया है, ठीक है। अब अगर यहाँ तक के कंसेप्ट की एक वन लाइनर बात करूं तो वो ये हो जाएगी, नक्सलिज्म ग्रोज वेयर गवर्नेंस इज वीक, कोमा, डेवलपमेंट इज एब्सेंट, जस्टिस इज डिलेड,
and people lose faith in the state. क्लियर हुआ यहाँ से? एंड पीपल लॉस faith in the state. Therefore, permanent solution the permanent solution is not only security, या we can say is not only security operations, ठीक है, but also inclusive development, effective governance, protection of tribal rights, and people's participation in डेमोक्रेसी। खत्म। अब जो इसका प्रेजेंट सिनेरियो है, ठीक है, 2025-26 का या वे फॉरवर्ड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे भाई, ठीक है, बिकॉज ये टॉपिक इतना इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अभी आप इसकी आदत लगाओ कि भाई पढ़ना कैसे होता है इंटरनल सिक्योरिटी को, ठीक है। सो आज के लेक्चर में भाई मेरी साइड से इतना ही था, ठीक है। बाकी मैं तो यही कहूँगा, इतने अच्छे से और इतनी डीपली भाई तुमको इंटरनल सिक्योरिटी तो कोई नहीं पढ़ाएगा, मतलब उस क्लैरिटी के साथ जो मैंने आपको दी है, ठीक है। एक नेक्स्ट लेवल कंसेप्चुअल क्लैरिटी मैंने आपको प्रोवाइड की है। सो ख्याल रखो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, नक्सलिज्म पार्ट 2। जय हिंद।